आप सुन रहे हैं शर्लॉक होम्स की सुराग की तलाश। कहानी के अनुवादक हैं नानक चंद और आवाज़ है जावेद अख्तर की। दोस्तों आइए सुनते हैं कहानी का 14वां और अंतिम भाग। मेरी नाक से खून बह रहा था, पर मैंने इसकी परवाह नहीं की। मुझे नहीं पता कि दीवार पर लिखने की बात मेरे दिमाग में कैसे आई। शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए मुझे यह शैतानी सूझी थी। मैं अब खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मुझे याद है कि न्यूयॉर्क में किसी जर्मन वासी की लाश के ऊपर राशे लिखा हुआ था। उस शब्द के बारे में अखबारों में काफ़ी चर्चा हुई थी और उसे गुप्तचर दल की कारस्तानी बताया गया था। मुझे लगा कि जिस शब्द ने अमेरिकियों का सिर चकरा दिया, वह इंग्लैंड वालों का भी सिर चकरा देगा। इसलिए मैंने अपने खून में उंगली डुबोकर दीवार पर यह शब्द लिख दिया। उसके बाद मैं अपनी बग्घी के पास आया। उस समय आसपास कोई नहीं था। मैं कुछ ही दूर गया था कि मुझे लगा जेब में लूसी की अंगूठी नहीं है। मैं समझ गया कि ड्राइवर की लाश पर झुकते समय वह अंगूठी गिर गई होगी। मैं दोबारा वापस मुड़ा और बग्घी साथ वाली गली में खड़ी कर दी। मैं सीधा उस मकान की ओर चल दिया। अंगूठी के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार था, लेकिन वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि अंदर से एक पुलिस अफसर आ रहा है। उसके शक को मिटाने के लिए मैंने शराबी होने का बहाना किया। इस प्रकार इनोक ड्रेबर का खात्मा हो गया। अब जॉन फेरियर का कर्ज उतारने के लिए मुझे स्टेंजरसन से और निपटना था। मुझे पता था कि वह हेलीडेज प्राइवेट होटल में ठहरा है। मैं सारा दिन उसके आसपास घूमता रहा, पर वह बाहर नहीं आया। मेरा ख्याल था कि ड्रेबर के ना आने के कारण उसे कुछ शक हो गया होगा। स्टेंजरसन बहुत चालाक था और हमेशा चौकस रहता था। अगर वो सोचता था कि होटल में घुसे रहने पर वह मुझसे बच जाएगा, तो उसकी गलत फहमी थी। जल्द ही मुझे पता चल गया कि उसके कमरे की खिड़की कौन सी है, और अगली सुबह मैंने होटल के पीछे बेकार पड़ी सीढ़ी का इस्तेमाल किया। मैं उसके कमरे में घुस गया। मैंने उसे जगाकर बताया कि बहुत पहले उसने किसी का जीवन बर्बाद किया था और अब उसकी सज़ा भुगतने का वक्त आ गया है। मैंने उसे ड्राइवर की मौत की खबर सुनाई और उसे भी वैसी ही गोली चुनने का मौका दिया। उस मौके का फ़ायदा उठाने की बजाय उसने झपटकर मेरा गला पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए मैंने उसकी छाती में चाकू घोंप दिया। ईश्वर ने उसे बचने का मौका दिया ही नहीं। अब मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। अच्छा हुआ मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी। मैं 1-2 दिन बग्घी चलाता रहा ताकि कुछ कमा कर वापस अमेरिका जा सकूं। मैं तांगे के अड्डे पर खड़ा हुआ था, तभी एक फटेहाल लड़का आया और जेफरसन होप नाम के कोचवान के बारे में पूछताछ की। उसने कहा कि 221 बी बेकर स्ट्रीट के पते पर किसी सज्जन ने बग्घी मंगाई है। मुझे कोई शंका नहीं हुई, और आगे की बात तो आप जानते हैं कि इन सज्जन ने मेरी कलाइयों में हथकड़ी कस दी। बस मेरी यही कहानी है। आप मुझे हत्यारा समझ सकते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी तरह ही न्यायवादी हूँ। जेफरसन की कहानी और उसके बताने का अंदाज इतना रोमांचक और प्रभावशाली था कि हम बिल्कुल खामोश और तल्लीन होकर सुनते रहे। वहाँ मौजूद पेशेवर जासूसों को सारा ब्यौरा पता था, लेकिन फिर भी वे दिलचस्पी से सारी कहानी सुनते रहे। कुछ मिनट तक हम चुपचाप बैठे रहे, और हमारी चुप्पी लेस्ट्रेड की पेंसिल की आवाज़ से टूटी। वह सारा बयान कलमबंद कर रहा था। बस केवल एक बात रह गई जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शर्लॉक होम्स बोला, तुम्हारा वह साथी कौन था जो हमसे अंगूठी लेने आया था? उसने पलकें झपकी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको अपनी गोपनीय बातें तो बता सकता हूँ, पर नाहक दूसरे लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। जब मैंने आपका विज्ञापन देखा तो मेरे मन में विचार आया, या तो ये कोई चाल हो सकती है, या वही अंगूठी हो सकती है जिसकी मुझे तलाश है। मेरे दोस्त ने खुद ही कहा कि वह अंगूठी लेने जाएगा। आप ये तो मानेंगे उसने अपना काम बहुत सफाई से किया, इसमें कोई शक नहीं है, होम्स ने कहा। तो अब कानून अपना काम करेगा, इंस्पेक्टर गंभीरता से बोला। गुरुवार को तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और आप सभी की भी मौजूदगी ज़रूरी होगी। तब तक यह मेरी देखरेख में रहेंगे। उसने घंटी बजाई और कुछ सिपाही जेफरसन को लेकर चले गए। मेरे दोस्त और मैंने भी बीकर स्ट्रीट की राह पकड़ ली। फाइनल एपिसोड, उपसंहार।
हम सभी को गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की खबर मिल गई, पर जब गुरुवार आया तो हमारी गवाही की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। एक और जज ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था और जेफरसन को अदालत बुलाया गया था। मगर एक रात पहले ही उसकी दिमाग की नस फट गई और सुबह वह कोठरी के फर्श पर पड़ा हुआ मिला। उसके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे कि अपना काम पूरा करने के बाद होती है। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड तो उसकी मौत से पागल हो जाएंगे। अब उनका क्या होगा? शाम को बातचीत के दौरान होम्स बोला। मुझे नहीं लगता कि इससे उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, मैंने कहा। मैं मानता हूँ कि इस संसार में आप जो भी काम करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सवाल यह है कि आपने ऐसा कोई काम किया है जिस पर लोग विश्वास करें। मगर लोग विश्वास करें ना करें, मैं छानबीन करना नहीं छोड़ता। मेरी याददाश्त में इससे बढ़िया कोई केस नहीं था। यह इतना आसान था कि इसमें बहुत सारे सुराग छुपे हुए थे। आसान? मैंने चौंकते हुए कहा। बिल्कुल, इसे मुश्किल तो नहीं कहा जा सकता, मेरी ओर मुस्कुराते हुए शर्लॉक होम्स बोला। इसके आसान होने का सबूत यह है कि मैं बिना किसी मदद के 3 दिन में अपराधी तक पहुंच गया। हाँ, ये बात तो सच है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, असामान्य बातें रुकावट नहीं होती बल्कि रास्ता दिखाने वाली होती हैं। किसी भी केस को सुलझाने का सबसे बढ़िया तरीका उसकी पृष्ठभूमि को जानना है। यह बहुत उपयोगी और आसान नुस्खा है, पर अक्सर लोग इस पर अमल नहीं करते। रोज़मर्रा के कामों में तो ज़रूरी बातों का जानना और फालतू बातों को छोड़ देना ठीक रहता है। तुम्हें मालूम है, 100 में से केवल 2 ही लोग सही विश्लेषण करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं खुद कोई विश्लेषण नहीं करता। मैं उम्मीद भी नहीं करता। मैं इस बात को और खोलकर कह रहा हूँ। अगर तुम किसी केस की घटनाओं के बारे में बताओगे तो ज़्यादातर लोग तुम्हें नतीजे के बारे में बता देंगे। वे सारी घटनाओं को दिमाग में जोड़ लेते हैं और मन ही मन उसका नतीजा निकालकर आपके सामने रख देते हैं। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अगर आप नतीजा बताओ तो वे अपने विवेक से खुद आपको घटनाएं बता देंगे। मैं इसी तरीके का इस्तेमाल करता हूँ। मैं जानता हूँ इस केस के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही नतीजा बता दिया था। मैं तुम्हें अपने विश्लेषण के बारे में बताता हूँ। शुरुआत में मैं पैदल मकान तक गया। मैंने पहले से कुछ नहीं सोच रखा था। मैंने रास्ते का मुआयना किया और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैंने एक बग्घी के निशान देखे। जांच करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बग्घी के दोनों पहियों के बीच की दूरी कम चौड़ी है और यह निजी बग्घी के निशान नहीं है। यह मेरे हाथ लगा पहला सुराग था। इसके बाद मैंने बगीचे वाले रास्ते पर बिछी मिट्टी पर छपे निशान देखे। बेशक वह मिट्टी तुम्हें कीचड़ की तरह लग रही होगी, पर मेरी तेज आंखों के लिए उस पर छपा हर निशान एक गहरा अर्थ था। गुप्तचर शास्त्र की कोई भी शाखा इतनी महत्वपूर्ण और उपेक्षित नहीं है जितनी कदमों के निशान का पता लगाने वाली शाखा है। मैंने हमेशा इस पर पूरा ध्यान दिया है। मैंने इसका इतना अध्ययन किया है कि अब यह मेरे स्वभाव का एक हिस्सा बन गई है। मैंने कांस्टेबल के पैरों के निशान भी देखे और उनसे पहले उस मिट्टी पर चलने वाले 2 लोगों के पैरों के निशान भी देखे। यह बिल्कुल आसान बात है क्योंकि पहले वाले निशान पुराने पड़ गए थे और उन पर दूसरे कदम छपे हुए थे। इस प्रकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रात को 2 व्यक्ति आए थे। एक का कद लंबा था क्योंकि उसके डग भी लंबे थे और दूसरे व्यक्ति के डग नपे तुले थे और वे छोटे थे और उसके जूते भी महंगे किस्म के थे। मकान में घुसने पर यह आखिरी वाला अनुमान सही साबित हुआ। महंगे जूते पहनने वाला व्यक्ति मेरे सामने लाश के रूप में पड़ा था। इसका मतलब था कि लंबे वाले शख्स ने उसकी हत्या की थी। मृत व्यक्ति के शरीर पर कोई जख्म नहीं था, पर उसके विकृत चेहरे को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि उसने मरने से पहले अपनी मौत का नज़ारा देखा था। जो लोग दिल की बीमारी में या किसी दुर्घटना में मरते हैं, उनके चेहरे पर इस तरह का डर नहीं होता। उसके होंठों से थोड़ी कड़वी गंध आ रही थी। मैंने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि इसको जहर दिया गया है। बिल्कुल सही विश्लेषण से ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा। इसमें कोई कल्पना नहीं मिली हुई थी। कभी भी कोई केस पहली बार घटा नहीं होता। अपराध के इतिहास में ज़बरदस्ती जहर खिलाने की घटनाएं पहले भी हुई हैं
ओडिशा के डोल्स्की और फिर मॉन्टिप्लियर की लेट्यूरी का केस भी कुछ इसी प्रकार का है। अब सबसे पहले अहम सवाल यह है कि हत्या का मकसद डकैती क्यों नहीं था? क्या ये हत्या राजनीतिवश या किसी औरत की वजह से हुई थी? मुझे बाद वाली वजह ज़्यादा पक्की लगी। राजनीतिक हत्या में अपराधी अपना काम करके भाग जाता है, लेकिन यह हत्या सोच समझकर की गई थी और हत्यारा काफ़ी सुराग छोड़कर गया था। यह हत्या राजनीति ना होकर व्यक्तिगत थी और बदले की भावना से की गई थी। बाद में दीवार पर लिखे शब्द से मेरा शक और पक्का हो गया। फिर जब अंगूठी मिली तो सारे सवाल खुद ब खुद हल हो गए। जाहिर था कि हत्यारे ने अपने शिकार को किसी मृत स्त्री की याद दिलाने के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल किया था। इसलिए मैंने ग्रेगसन से पूछा था कि क्या उसे मिस्टर ड्रेवर के अतीत के बारे में जानने के लिए क्लीवलैंड तार भेजा है। तुम्हें याद होगा कि उसने मना कर दिया था। इसके बाद मैंने कमरे की बारीकी से छानबीन की और उससे मुझे हत्यारे के कद, तृष्णापल्ली सिगार और उसके नाखूनों की लंबाई की और जानकारी मिली। चूंकि हाथापाई का कोई सबूत नहीं था, इसलिए पहले ही मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि फर्श पर पड़ा हुआ खून तेजना में हत्यारे की नाक से निकला है। मैंने देखा कि कदमों के साथ साथ खून भी बिखरा हुआ है। ऐसा कम ही होता है कि किसी व्यक्ति का उत्तेजना में खून बहने लगे। तब मैंने अंदाज़ा लगाया कि अपराधी ज़रूर मोटा, तगड़ा और सुर्ख चेहरे वाला होगा। बाद की घटनाओं से तो साबित हो ही गया कि मैंने सही अनुमान लगाया था। मकान से आने के बाद मैं वह काम करने निकल गया जिसे ग्रेगसन ने छोड़ दिया था। मैंने क्लीवलैंड के पुलिस मुखिया को टेलीग्राम किया और उससे केबल ड्राइवर की शादी से जुड़ी हुई परिस्थितियों की जानकारी मांगी। वहां से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रेबर ने जेफरसन होप नाम के किसी पुराने दुश्मन से सुरक्षा करने का अनुरोध किया है और जेफरसन होप इस समय यूरोप में है। सारे मामले की चाबी मेरे हाथ लग चुकी थी और अब बस हत्यारे को ही पकड़ना बाकी रह गया था। मैं पहले ही समझ चुका था कि जो आदमी ड्रेबर के साथ मकान में आया था वही उसे बग्घी में लेकर आया था। सड़क पर घोड़ों के खुरों के निशान से ही साफ लग रहा था कि कोई कोचवान ही घोड़े को इतनी होशियारी से मोड़ सकता है। कोचवान के सिवा मकान में और कौन जा सकता था? इसके अलावा ये सोचना मूर्खता होगी कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी हत्या में किसी और को भी साथी बनाता। इससे धोखे का अंदेशा हो सकता था। दूसरी बात, लंदन में किसी का पीछा करते रहने के लिए कोचवान बनने से बेहतर तरीका क्या हो सकता था? इन सब जानकारियों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जेफरसन होप इस महानगर में बग्घी चलाने वालों के बीच ही मिल सकता है। अगर वह अकेला है तो वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रुकेगा, क्योंकि उसका अचानक गायब होना किसी की भी नज़रों में आ सकता था। दूसरी ओर वह कुछ समय के लिए अपनी बग्घी चलाने का काम ज़रूर करेगा। उससे अपना नाम बदलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस देश में उसे कोई नहीं जानता। इसके बाद मैंने अरब लड़कों की जासूस टुकड़ी को तलब किया और इस आदमी की तलाश में उन्हें लंदन के हर बग्घी के मालिक के पास भेजा। वे कितना कामयाब हुए, कितनी जल्दी मैंने इस कामयाबी का फ़ायदा उठाया, ये तो तुम जान ही गए हो। स्टेंजरसन की हत्या के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे रोका जा सकता था। इस हत्या के ज़रिए मेरे हाथ खाने की गोलियां लगी। उनके बारे में मुझे पहले से ही अंदाज़ा था। तुमने देखा, सारा मामला तर्कों की एक अटूट लड़ी है। इसमें कहीं भी कोई जोड़ नहीं है। ताज्जुब है, मैं बोल पड़ा। इस कामयाबी के लिए तुम्हारा नागरिक सम्मान किया जाना चाहिए। तुम्हें इस केस का सारा ब्यौरा छपवाना चाहिए। अगर यह काम तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा। डॉक्टर, जैसा तुम ठीक समझो करो। अच्छा, इसे पढ़ो। अखबार की एक खबर की ओर इशारा किया। अखबार में लिखा हुआ था, मिस्टर एनोक ड्रेबर और मिस्टर जोसेफ स्टेंजरसन की हत्या के अभियुक्त जेफरसन होप की अचानक मौत से जनता एक सनसनीखेज मामले के पहलुओं को जानने से वंचित रह गई है। मामले की अंदरूनी बातों की अब कभी भी जानकारी नहीं मिलेगी। पुलिस सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह अपराध प्यार के मामले में हुए झगड़े का नतीजा है। हत्या के शिकार दोनों व्यक्ति जवानी के दिनों में लेटर डे सेंट में रहा करते थे और मृत कैदी जेफरसन होप सॉल्ट लेक सिटी से आया था। केस का नतीजा चाहे कुछ भी रहा हो,
पर इससे हमारी गुप्तचर पुलिस की होशियारी और मुस्तैदी एक बार फिर साबित हो गई, और इससे विदेशियों को भी एक सबक मिल गया कि उन्हें अपने झगड़े लंदन में नहीं बल्कि अपने घर में सुलझाने चाहिए। इस केस की कामयाबी का श्रेय स्कॉटलैंड यार्ड के जाने माने जासूसों मिस्टर लेस्ट्रेड और मिस्टर ग्रेगसन को जाता है। ऐसा मालूम हुआ है कि हत्यारे को शर्लक होम्स नाम के किसी व्यक्ति के घर पकड़ा गया था। यह व्यक्ति शौकिया जासूसी का काम करता है, पर हमारे इन दोनों जासूसों की सलाह से हो सकता है कि एक दिन वह भी कुछ सीख जाए। उम्मीद की जाती है कि इन दोनों पुलिस अफसरों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के बदले ज़रूर प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाए। क्या मैंने शुरुआत में तुम्हें यह बात नहीं बताई थी? शर्लक होम्स हंस कर बोला। मेहनत हमने की, पर फल वे खा रहे हैं। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ लिख दिया है। सच्चाई क्या है जनता इसे पढ़कर खुद समझ जाएगी। तुम्हें बस अपनी कामयाबी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये था इसका अंतिम भाग। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अंत तक सुनने के लिए